तो देखिए ये है वर्ल्ड मैप। इसमें ये इंडिया से इधर एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा है। ये इतना छोटा है कि आप वर्ल्ड मैप को बैक टू बैक जूम भी करोगे तो भी इसको ढूंढने में दिक्कत आएगी। तो इसको जब ये जूम किया तो ये है सिंगापुर का मेन लैंड। इसके बगल में छोटे छोटे 64 आइलैंड है, कुछ इसमें से नेचुरली है और कुछ इन्होंने आर्टिफिशियली खुद बनाए हैं। और इसमें एक चीज और है कि सिंगापुर एक सिटी स्टेट है, जिसका मतलब ये है कि सिंगापुर ही एक कंट्री है, उसके अंदर कोई सिटी नहीं है, बल्कि ये पूरी कंट्री अलग अलग रीजन में डिवाइडेड, जैसे वेस्ट रीजन या नॉर्थ रीजन, इस तरीके से। सिंगापुर का जो टोटल एरिया है वो 719 स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया से कंपेयर करें तो 4571 टाइम्स छोटा। ये इसके बगल में इधर मलेशिया है और इस साइड में पूरा इंडोनेशिया है। सिंगापुर का जो सारा बॉर्डर है वो सी से लगा हुआ है और इसकी जो लोकेशन है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये देखिए, ये है मलक्का स्ट्रेट और ये है सुंडा स्ट्रेट। स्ट्रेट वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी को एक नैरो पास से जोड़ता है। जब दो अलग अलग सी या फिर वाटर बेसिन को कोई पाथ जोड़ता है तो उसे स्ट्रेट कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि आज की डेट में रूट इंपॉर्टेंट हुआ है। 7th सेंचुरी के टाइम पे ये जो रूट था ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि इन रास्तों से ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया का पूरा ट्रेड होता था। मिडिल ईस्ट की चाहे कंट्रीज हो, इंडिया, यूरोप, अगर किसी को ईस्ट एशिया में घुसना होता था या सामान पहुंचाना होता था तो इन्हीं दो रूट्स का यूज किया जाता था, क्योंकि बाकी किसी रूट को बना के अगर कोई जाने की कोशिश भी करता था तो वो बहुत ज्यादा बड़ा पड़ता था। और मलक्का स्टेट और सुंडा स्टेट जो है, इसमें भी अगर कंपेयर करें तो जो मलक्का स्टेट है वो थोड़ा सा छोटा पड़ता था, इसलिए उसको ज्यादा यूज करते थे सुंडा स्टेट के कंपैरेटिवली। तो पहले यानी कि 7th सेंचुरी में सी पोर्ट्स नहीं होते थे, लेकिन पलिम्बैंग और सुमुत्रा के राजा दपुंतराशी इस एरिया पे कंट्रोल कर लेते हैं और इस रूट से जितने भी शिप्स निकलते हैं उनसे टैक्स लेते हैं। फिर धीरे धीरे टाइम के साथ इनका कंट्रोल हटता है, फिर और राजा आते हैं। तो ऐसे एक राजा थे राजकुमार संगनीला। इनका जब टाइम चल रहा था उस एरिया पे, जब ये राज कर रहे थे, तो ऐसे ही एक दिन शिकार करने गए थे तो दूर से इनको चमकता हुआ एक आइलैंड दिखता है जो इनको बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो ये इस आइलैंड पे चले जाते हैं। तो वहां पे इनको बताया जाता है ये जो एरिया है इसको टिमासेक कहते हैं। और इसी पर्टिकुलर जगह पे इनको एक ऐसा जानवर दिखता है जो इससे पहले इन्होंने कभी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। तो जो वहां के लोग थे वो राजा को बताते हैं कि ये जो जानवर है ये शेर यानी सिंह नाम का एक जानवर होता है, उसकी तरह दिख रहा है। तो तभी से राजा इस एरिया का नाम जो है वो सिंगापुरा रख देता है और आगे चल के लोग इसको सिंगापुर बोलने लगे, यानी कि लायन सिटी। आज की डेट में भी अगर आप देखोगे सिंगापुर का जो नेशनल सिंबल है वो लायन का एक हेड है। तो ऐसे ही करके बैक टू बैक राजा आते रहते थे और इस एरिया पे रूल करते रहते थे। लेकिन डे बाय डे क्या हो रहा था कि इस रूट की जो इंपॉर्टेंस थी वो ट्रेडर्स के लिए बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी। ये जितने भी देश थे इनको समझ में आने लगा था कि जो इस पर्टिकुलर एरिया को कंट्रोल करेगा उसका बहुत मुनाफा होगा। तो यही सारी चीजें सोच के ईयर 1509 से ईयर 1511 तक पोर्चुगीज ने इस एरिया यानी कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो एरिया था इसको धीरे धीरे करके पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया। और मलक्का स्ट्रेट के एरिया में कई सारे छोटे छोटे सी पोर्ट बना दिए थे इन्होंने। सी पोर्ट बनाने से ये होता है कि जब लंबे रूट पे शिप्स ट्रैवल कर रहे होते हैं तो इनको रुकने की जगह मिल जाती है। शिप की कोई मेंटेनेंस हो, कुछ रिपेयर कराना हो, सारी चीजें यहीं पे हो जाती है। और एरिया जो होता है उस एरिया के अंदर भी एक अच्छा बिजनेस सिस्टम डेवलप हो जाता है जिससे काफी फायदा होता है। अब ये सारी चीजें देख के डच कंपनीज जो थी उनको भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो उनको लगने लगा कि ऐसे तो उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ईयर 1603 में डच कंपनीज अपनी फोर्सेस लगा के पोर्चुगीज को हरा के इस एरिया पे कंट्रोल कर लेती हैं। और इस एरिया पे कंट्रोल पाने को लेके डच और पोर्चुगीज इनमें काफी लड़ाई हुई, लेकिन डच की फोर्सेस काफी स्ट्रांग थी। तो अल्टीमेटली स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो था उस पर जो पूरा कंट्रोल था वो डच के अंदर आ गया था। अब इधर ये दोनों लड़ने में लगे थे और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में तो रूल कर ही रही थी, वहां पे पैसा बना ही रही थी। साथ ही साउथ एशिया में भी ये लोग ट्रेड करते थे, वहां भी इन्होंने कॉलोनीज बना रखी थी। और ट्रेड करने के लिए इनको भी इस रूट की बहुत जरूरत पड़ती थी। तो इनको भी किसी ना किसी तरीके से इस रूट को सिक्योर करना था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी डच लोगों से डायरेक्ट फाइट नहीं करना चाहती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो था उसको तो एज इट इज छोड़ देती है। लेकिन जनवरी 1819 में अपने ब्रिटिश ऑफिसर थॉमस स्टैमफोर्ड को स्ट्रेट ऑफ मलक्का के इधर ये जो एरिया था जिसको सिंगापुर बोला जाता था और जौहर के सुल्तान इसको कंट्रोल करते थे, तो यहां पे अपने ऑफिसर को भेजती है। और 6 फरवरी 1819 को ये जौहर के जो सुल्तान थे उनको पटा के एक ट्रीटी साइन करा लेती है। उस ट्रीटी में बेसिकली ये था कि 8000 स्पेनिश डॉलर जो थे वो ब्रिटिशर्स इस सुल्तान को देंगे और उसके बदले में ये जो पूरा सिंगापुर एरिया है ये इनके अंडर में आ जाएगा, फिर ये चाहे जो मर्जी करें वहां पे। तो अब यहां से ब्रिटिशर्स जो थे उनको सिंगापुर मिल जाता है और डच जो थे वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का में अपने सी पोर्ट्स बना के वहां मैनेज कर रहे थे चीजें। अब देखिए सिंगापुर आज की डेट में जहां खड़ा है इस समय एक चीज तो समझ में आती है कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड बिजनेस इकोसिस्टम कितना बड़ा एडवांटेज होता है किसी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए। अब देखिए इन दोनों में वैसे तो लड़ाई नहीं होती है, लेकिन एक तरीके से कंपटीशन शुरू हो गया था। अभी जो कंपटीशन शुरू होता है तो उसकी वजह से जो छोटा सा आइलैंड था सिंगापुर,
इसकी किस्मत बदलना चालू हो जाती है। अब मलक्का स्टेट में बैठी डच कंपनीज और सिंगापुर में बैठी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों ट्राई करते थे कि जो एरिया इनके कंट्रोल में है वहां पे सबसे ज्यादा शिप्स आके रुकें। और कंपटीशन से निपटने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है कि सिंगापुर में बहुत बड़े बड़े सी पोर्ट डेवलप करना चालू कर देती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि सिंगापुर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसका काम स्टार्ट हो जाता है। और ये जो पोर्ट्स बना रहे थे ब्रिटिशर्स, इन पे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस देना चालू कर देते हैं और कंपटीशन में डच को हराने के लिए अनाउंस करते हैं कि सिंगापुर पोर्ट हर कंट्री की शिप के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मतलब कि इस पोर्ट के ऊपर बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी करने के लिए जीरो टैक्स लगेगा। अब जब ऐसा अनाउंसमेंट होता है तो इसकी वजह से बाकी कंट्री के जितने भी शिप्स थे वो इस पोर्ट पे ज्यादा आने लग गए थे। इसके पीछे की ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि भले ही शिप्स पोर्ट पे आ रहे हैं, इनके टैक्स नहीं ले रहे हैं, उसका तो नुकसान हो रहा है, लेकिन शिप्स आएंगी तो ओवरऑल सिंगापुर का ट्रेड बढ़ेगा, जिससे लॉन्ग रन में ईस्ट इंडिया कंपनी मोटा प्रॉफिट बनाएगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फायदा और था, ये जो सिंगापुर पोर्ट था इसका जो कोस्टल स्लोप था ये बहुत अच्छा था। मतलब कि पानी और लैंड का जो स्लोप था वो ज्यादा अच्छा था। अगर ये स्लोप खराब होता है तो शिप रिस्क पे आ जाते थे। इस वजह से वैसे भी लोगों की जो पहली पसंद थी वो सिंगापुर पोर्ट ही थी और इस वजह से चाइना, इंडिया, मलेशिया हर तरफ से लोग यहाँ पे आने लग रहे थे। अब इसकी वजह से सिंगापुर जो कि एक सुनसान टापू था, वहां चाइना, इंडिया और मलेशिया की पॉपुलेशन आके बसने लगी।